आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या है और इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो आप जानते हैं कि वो हर चीज जिसमें मास होता है और जगह घेरती है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो मैटर को क्लासिफाई हम दो तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में रहता है कि हम केवल इसकी फिजिकल स्टेट को देख के अंतर करते हैं। फिजिकल स्टेट को देख के, फिजिकल स्टेट से मतलब है लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। तो मेनली फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैटर होता है वो तीन तरीके का होता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पहले एक फ्लो चार्ट बना लें। दूसरा पार्ट है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को हम लोग डिवाइड करते हैं मेनली टू पार्ट्स में: प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस जो सेम टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एलिमेंट और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मेनली तीन कैटेगरी के होते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कंपाउंड जो होते हैं वो अपनी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग मेनली टू टाइप्स के होते हैं: आयनिक एंड कोवेलेंट। आपने तीसरी बॉन्ड भी पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक्चुअली होता क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने में तो अंतर होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनती है तो जो भी दो एटम शेयर कर रहे होते हैं उन दोनों के द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम या आयन या मॉलिक्यूल के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। लेकिन एक बार जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाती है, फिर दुनिया का कोई भी टूल या कोई भी मशीन उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती है कोवेलेंट बॉन्ड से, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में भी दो एटम्स के बीच, दो एंटिटीज के बीच दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, और कोऑर्डिनेट में भी। तो फिर कोई अंतर नहीं आता है, वो एक ही बात रहती है। इम्प्योर सब्सटेंसेस में हम बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमारा आ जाता है, इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं। मिक्सचर दो तरीके के हो जाते हैं: होमोजेनस, जिसको कहते हैं हम लोग सममांगी, और हेट्रोजेनस, जिसको कहते हैं हम लोग डिसमांगी। तो होमोजेनस होता है तो इसको हम लोग कह लेते हैं सॉल्यूशन, अगर मतलब बिलियन हो गया ये, और होमोजेनस नहीं है तो केवल मिक्सचर है। अब हम इसको डिटेल में बात करते हैं कि मैटर वो हर चीज, देखिए जितनी भी यूनिवर्स है, थोड़ा यूनिवर्स पे चलते हैं, जितनी भी यूनिवर्स है ये केवल दो ही चीजों से मिलकर बनी है: यूनिवर्स इक्वल्स टू मैटर प्लस एनर्जी। मैटर और एनर्जी यूनिवर्स में और कुछ नहीं है। मैटर वो हर चीज हो जाती है जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और मैटर एनर्जी जो है वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। अगर आपको आइंस्टाइन की E=mc² इक्वेशन याद हो तो आप समझ पाएंगे कि मास एनर्जी में और एनर्जी मास में इंटरकन्वर्टेबल होती है। लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप किसी भी टेम्परेचर पे कर ले मास और एनर्जी को कन्वर्ट। अगर आपको रेडियो एक्टिविटी थोड़ी बहुत ध्यान हो, अगर आपको तो हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी और मास एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। आपने अगर न्यूक्लियर रिएक्शन सुनी हो, आपके सिलेबस में है, अभी इसके एक दो चैप्टर के बाद कराएंगे हम रेडियो केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपने सुना होगा कि मास जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। सन पे भी अगर आप देखें तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन। इस प्रोसेस में थोड़ा सा मास कंज्यूम होता है, वो मास इक्विवेलेंट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो एनर्जी कंस्ट्रक्टिव वर्क में भी यूज की जा सकती है, कुछ किसी यूजफुल वर्क में, जैसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कर लेते हैं बिजली बनाने के लिए।
या डिस्ट्रक्शन के लिए भी, विनाशकारी भी यूज की जा सकती है, जैसे एटम बम वगैरह में हम लोग यूज कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इस पे पहले बता दें कि एनर्जी और मास कैसे इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। तो E इक्वल्स टू mc²। आप ध्यान रखें कि मास 1 mu मास, 1 एटॉमिक मास यूनिट मास जो है वो 931.5 MeV एनर्जी रिलीज करता है। अब आपको कभी भी मास दिया जाए और पूछा जाए इतने मास से कितनी एनर्जी बनेगी, या एनर्जी दी जाए कि इतनी एनर्जी कितने मास से बनी है, इंटर कन्वर्ट आप कर सकते हैं। हम बताना चाहेंगे कि mu जो है वो, mu हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये बहुत छोटी यूनिट होती है, ये एटम्स के एटॉमिक मास बताती है। जैसे आपने एटॉमिक मासेस पढ़े हो, तो फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो हम लोग बोलते हैं 12 AMU। तो इस एक एटम का मास जो है वो 12 AMU है। इसको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 12 ग्राम है, ग्राम बहुत ज्यादा मास होता है। AMU और ग्राम में अंतर होता है। 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर आपसे कोई कहे कि कार्बन का ग्राम में मास कितना है, कार्बन के एक एटम, 1 एटम ऑफ कार्बन, तो 1 एटम ऑफ कार्बन का ग्राम में मास आप 12 MU की जगह क्या रख दो, इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब आप देखिए कितना कम मास है कि लगभग पॉइंट लगा के 24 तो जीरो लगाएंगे तब कुछ मास मिलेगा। तो ये एटम्स बहुत हल्के होते हैं, इसलिए हमें बहुत छोटी एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत होती है, जिसे हम AMU कहते हैं। 1 AMU जो है, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ C12 के इक्वल होती है। कार्बन का 12 वाला आइसोटोप, उसके एक एटम का जो मास हो उसका 1/12 कर दो तो 1 AMU आ जाता है। ये कैलकुलेट होकर इतनी आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम आपको बता रहे थे एनर्जी और मास आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं। तो 1 AMU मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मास से हमें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। तो ये एनर्जी है। एनर्जी को भी थोड़ा यूनिट पे देख लें, हो सकता है आप में से कोई यूनिट को लेके कंफ्यूज हो। तो मेगा मींस तो आपको पता होगा, मेगा होता है 10⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आप देख सकते हैं कि मास को ग्राम से, एनर्जी को जूल से आप आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी यूनिवर्स जो बनी है मास और एनर्जी से ही बनी है, और अभी भी हो रहा है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। सन पे भी यही है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने मास या मैटर पे कि मैटर वो हर चीज है जिसमें मास हो और जगह घेरे। इसको हम केवल देख के, फिजिकल स्टेट देख के जब हमने जाना तो हमें मेनली 3 तरीके का मिला, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक और स्टेट है प्लाज्मा, जो हाई टेम्परेचर पे होती है, फिर इतने टेम्परेचर पे एटॉमिक फॉर्म में नहीं हो सकती है, फिर वो आयनिक फॉर्म में होती है। तो उसको यहाँ नहीं कंसीडर कर रहे हैं कि जनरली हम लोग इन 3 को ही कंसीडर करते हैं। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, अगर आप सॉलिड को जानना चाहें तो वो हर चीज, सॉलिड कोई एक ऐसी स्टेट नहीं हो जो डिफरेंट स्टेट हो। हम थोड़ा सा पार्टिकल्स बना के दिखा रहे हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स थोड़ी सी दूरी पे हैं तो हम लोग उसको लिक्विड कहते हैं। अगर इसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूरी पे हैं लाइक दिस, तो हम लोग इसको गैस कहते हैं। और इसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स पास पास अगर हैं तो हम इस सब्सटेंस को सॉलिड कहते हैं। तो होता क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, इनके बीच में हम लोग देखते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। पार्टिकल्स के बीच के फोर्सेस क्या है, तो पार्टिकल्स के बीच के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, भाई दुनिया में जितनी भी चीजें सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, आपको मालूम है अट्रैक्टिव फोर्सेस हर जगह हैं। भाई बड़ी बॉडी जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जो छोटी चीजें उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, लेकिन सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये बात पहली बार जब आइडियल गैस इक्वेशन को गलत करना था तो वॉन्डरवॉल ने कही थी, और फिर वॉन्डरवॉल ने आइडियल गैस इक्वेशन PV = NRT को करेक्ट करके उसको वॉन्डरवॉल बनाया था। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेस ज्यादा हैं तो वो पार्टिकल्स पास पास होते हैं और इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाता है।
इनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाता है और हमें स्टेट मिलती है सॉलिड। अगर इसी सॉलिड के पार्टिकल्स को हम एनर्जी दे दें, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो उन्हें तोड़ दें, तो ये कुछ दूर दूर चले जाते हैं, तो बन जाता है लिक्विड। मतलब सॉलिड को अगर हम एनर्जी देंगे तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स टूटेगा और ये बनेंगे लिक्विड। लिक्विड को और एनर्जी देंगे, गर्म करेंगे, तो इनके बीच का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा और बनेगा गैस। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम देखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स, अमंग दी पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, फिर होता है लिक्विड में और फिर होता है गैस में। और इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें अगर हम, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस, तो स्पेस सबसे ज्यादा होता है गैस में, फिर होता है लिक्विड में और फिर होता है सॉलिड में। ये जनरल बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करें कि सॉलिड जो है, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, शेप भी फिक्स्ड होती है। शेप एंड वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है, कि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से पकड़े हैं, तो जिस शेप का सॉलिड है, अगर आपके पास कंप्यूटर माउस है, ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो आप इसको बाल्टी में रख दो तो भी ये ऐसे ही रहेगा, अपने पार्टिकल्स को बांधे रहेगा, इसकी शेप फिक्स रहेगी। कहीं भी रख दो तो सॉलिड की शेप भी फिक्स होती है, तो वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। लिक्विड्स में क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स कुछ कम होते हैं, तो इसमें वॉल्यूम तो फिक्स होता है कि रहेगा उतना ही, 1 लीटर चीज 1 लीटर ही रहेगी। अब चाहे उसको आप थाली में रख दो, चाहे उसको ग्लास में रख दो, बड़े ग्लास में या मग में रख दो, बाल्टी में रख दो, तो वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये शेप फिक्स नहीं होती है। शेप जो होती है वो कंटेनर की लेता है, जिस कंटेनर में आप रखेंगे उसी की शेप ले लेगा। गैस क्या है, गैस के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होते हैं, तो मॉलिक्यूल हमेशा दूरी दूर रहते हैं, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, ये जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी का वॉल्यूम होता है। अगर आप 1 लीटर गैस को 5 लीटर के डिब्बे में रख देंगे, सिलेंडर में रख देंगे, तो इसका वॉल्यूम 5 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर गैस को आप बड़े सिलेंडर में रख दोगे 13 लीटर में, तो इसका वॉल्यूम 13 लीटर हो जाएगा। या किसी बहुत बड़े चैम्बर में भर दोगे तो ये चैम्बर का वॉल्यूम ले लेगी। तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और ये शेप भी कंटेनर की ही लेती है, शेप ऑफ द कंटेनर। तो ये हमने जनरल बातें डिस्कस कर ली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन पे बात हम करें तो 2 तरीके के होते हैं सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे, जिसमें कुछ और ना मिला हो। प्योर सब्सटेंसेस जो होंगे वो इनमें कुछ और ना मिला हो। अब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि प्योर सब्सटेंस। भाई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। इम्प्योर में क्या है, एक से ज्यादा सब्सटेंस के पार्टिकल्स हो। तो अब सेम टाइप के पार्टिकल भी 2 तरीके के होते हैं केमिस्ट्री में। एक तो पार्टिकल की बात अगर हम लोग करें तो एटम होते हैं हमारे। अगर कोई भी सब्सटेंस केवल एटम से बना है, जैसे आयरन का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा, आपके पास लोहे की एक मानो ब्लॉक है या कील है, नेल है, तो उसमें सब आयरन के ही एटम्स हैं। तो ऐसा प्योर सब्सटेंस जो केवल एक टाइप के एटम से बना होता है। प्योर सब्सटेंस हमेशा सेम टाइप के पार्टिकल से बना होगा। अब वो सेम टाइप का पार्टिकल अगर एटम है तो हम उस पार्टिकल सब्सटेंस को कहेंगे एलिमेंट, और वो सेम टाइप का पार्टिकल अगर मॉलिक्यूल है तो हम इसको कहेंगे कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर आप एक कंटेनर में लो तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सब H2O के होंगे, तो ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड। या फिर हम बात करें CO2, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सब CO2 होंगे, C से O जुड़ा होगा इस तरीके से, तो ये सब CO2 होंगे, तो इनको हम कहेंगे कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंसेस वे होते हैं जो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। सेम टाइप के पार्टिकल अगर एटम है तो हम इसको बोलते हैं एलिमेंट, सेम टाइप के पार्टिकल्स अगर मॉलिक्यूल है तो हम इसको बोलते हैं कंपाउंड। अब एलिमेंट की बात करें तो थोड़ा हम डिटेल में कर लेते हैं, ये सब आपको जानना होगा। तो एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट की डेफिनेशन यही है, दीज आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। वे प्योर सब्सटेंसेस जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट या तत्व कहते हैं, हिंदी में इसे तत्व कहते हैं।
ये मेनली 3 तरीके के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, तो मेटल्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग धातु, नॉन मेटल्स को बोलते हैं अधातु, और मेटोलाइट्स को बोलते हैं, मेटलाइट को बोलते हैं उपधातु। तो अब देखिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट को 2 तरीके से जानते हैं। एक तो इनकी फिजिकल स्टडी की जाती है, कोई भी सब्सटेंस होता है केमिस्ट्री हम लोग फिजिकल और केमिकल 2 स्टडीज करते हैं। फिजिकल स्टडी करते हैं तो केवल ऐसे ही देख लेते हैं फिजिकली क्या है, केमिकल स्टडी करते हैं तो केमिकल रिएक्शन कराते हैं तब देखते हैं। तो मेटल्स की बात करें हम, तो मेटल्स हमारे फिजिकली क्या होंगे, मेटल्स होंगे मोस्टली सॉलिड होते हैं, सॉलिड। कुछ मेटल्स लिक्विड होते हैं, उनमें से आपको ध्यान रखना होगा कि लिक्विड मेटल, ये सब आप नोट कर लेना, पूछा जा सकता है। लिक्विड मेटल मरकरी है जैसे, और एक और मेटल है जो लिक्विड तो नहीं है, जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपनी हथेली पे ले लें तो वो मेल्ट हो जाता है। इसको कहते हैं गैलियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लगभग होता है 31 डिग्री सेल्सियस, और हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। तो गैलियम रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड होता है, लेकिन हमारी हथेली पे पिघल जाता है, तो इट मेल्ट्स ऑन पाम, हथेली पे पिघल जाता है। तो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हम आगे बताएंगे कि सॉलिड क्यों होते हैं। एक्चुअली मेटल्स में बॉन्डिंग जो होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, और मेटेलिक बॉन्डिंग बड़ी मजबूत बॉन्डिंग होती है, इसलिए मेटल्स सॉलिड होते हैं। दूसरी बात, अगर हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की करें तो ये सब शाइनी होते हैं। शाइनी होने का इनका कारण यह है कि मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब लाइट पड़ती है तो उनसे रिफ्लेक्ट होती है, तो ये शाइन दिखाते हैं। नॉन मेटल्स इसके अपोजिट, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और हाँ आकाश दीक्षित बोलिए। सर शाइनी वाला दोबारा समझा दीजिए। एक्चुअली आपको जाननी होगी मेटेलिक बॉन्डिंग। किसी भी मेटल का स्ट्रक्चर लें, फॉर एग्जांपल हम सोडियम का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो एटम अगर देखें तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब मेटल्स मेटेलिक बॉन्डिंग में जाते हैं तो अपनी आउटर मोस्ट शेल जो है, सबसे बाहर वाली शेल, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो अब ये केवल बचता है 2 और 8। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कर्नल। तो कर्नल क्या होता है, कर्नल इक्वल्स टू एटम माइनस वैलेंस शेल, कि किसी भी एटम से बैलेंस शेल हटा दें तो हमें कर्नल मिलता है। कर्नल हमेशा होगा पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज होने का कारण यह है क्योंकि इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, पहले न्यूट्रल था। तो ये इस तरीके से, अगर सोडियम के माना n एटम्स इस मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो n कर्नल्स होंगे। ये सब पॉजिटिव वाले हैं कर्नल्स। कर्नल्स हैवी पार्टिकल होते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियस होता है, ये अपनी जगह रहते हैं, और कहा जाता है इस मेटेलिक बॉन्डिंग के मॉडल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्री घूम रहे हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब एक एटम में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में था। अब मेटेलिक बॉन्डिंग में हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है। तो फोर्स जो होता है चार्जेस के बीच में, आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। तो चार्जेस अब बढ़ गए हैं, Q1 भी बढ़ गया है, Q2 भी बढ़ गया है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसीलिए मेटल हार्ड होते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग मजबूत होती है। अब इसमें कहा है कि मेटेलिक बॉन्ड, हाँ मैडम। सर चार्जेस बढ़ कैसे गए हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो वही है, इलेक्ट्रॉन तो उसी में से बाहर निकले हैं। मैडम पहले क्या था, चलिए देखिए, ये है कि ये नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ सर, एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन तो वही है जो जो एटम में से निकले हैं उसे आयन बनाने के लिए, तो फिर चार्जेस बढ़ेंगे कैसे, चार्जेस तो वही रहेंगे। अब हम कहें मैडम, मेरी सुनिए, आपकी सुन लिया। पहले क्या था कि अगर हम बात करें कि ये सोडियम एटम, चलिए 2 ही सोडियम एटम लेते हैं, एक सोडियम एटम ये और एक सोडियम एटम ये, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है हमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एटम है, न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज 0, इसके ऊपर भी चार्ज 0।
तो अब इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो जीरो होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो। अब इनके बीच में केवल कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग कैपिटल G लेते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रह गया हो तो। अब यहाँ पे केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल पुल है, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, पहला केस। दूसरे केस की बात करें तो हमने इन एटम्स को आयोनाइज कर लिया। अब पहले एटम को आयोनाइज किया तो ये बना Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये बना Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन, केवल दो ही में समझा रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि केस कि अगर आप केवल इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे तो Q1 Q2 1 होगा। अब आप ये जो कर्नल है इनको एक तरफ कर लीजिए, कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं हम लोग। तो ये चार्ज हमारा हो गया Q1 जो कि इक्वल टू है 2Q, ये हो गया Q2 जो भी इक्वल है 2Q। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देखेंगे तो ये क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये होगा जाके F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2Q इंटू 2Q का होल स्क्वायर, नहीं 2Q इंटू 2Q अपॉन R स्क्वायर, 4Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। हाँ, तो आप देख सकती हैं कि फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, अब जब n एटम्स मिलेंगे, ये तो हमने 2 दिखाए हैं, इसमें तो मिलियंस बिलियंस एटम्स बॉन्डिंग में जाते हैं, तो चार्जेस देखिए अब कितने ज्यादा हो जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना ही बढ़ना है। जी जी सर। तो यही कारण है मेटल्स इतने हार्ड होते हैं, इसी को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। तो अब जी। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। जैसे समुद्र है, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है, इलेक्ट्रॉन भरे हैं और उनमें बीच बीच में कहीं पे कर्नल पड़े हैं ये। तो अब बात हमारी शुरू हुई थी, आकाश दीक्षित ने पूछा था कि सर मेटल्स शाइनी होते हैं, कैसे बताएंगे? तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पे जब लाइट आती है, आपने इस पे लाइट डाली, अंधेरे में नहीं शाइनी होते हैं, लाइट पड़ती है तभी चमकते हैं। तो इस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा मैडम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होता है कि इलेक्ट्रॉन छूट जाता है, वो अलग चीज है। अच्छा, इसमें छूटेगा नहीं, इसमें छूटेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं छूटेगा मैडम, वो अलग है, ये अलग है। क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। जितना ज्यादा जो रिफ्लेक्ट करेगा वो उतना कम एब्जॉर्ब करेगा, तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से इनकी जो चमक है वो बनती है। इज इट क्लियर? जी सर। आकाश दीक्षित? जी सर, हो गया क्लियर। नॉन मेटल्स की स्टेट कुछ भी हो सकती है। मेटोलाइट क्या होते हैं? मेटोलाइट की प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती हैं। अभी आगे क्लियर होगा आपको क्यों। ये तो जनरल क्लासिफिकेशन है, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन है, देख के पता लगेगा, लेकिन एक्चुअली हमें मेनली जानना होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आपसे कहा जाए मेटल क्या होता है तो तुरंत कहिए इलेक्ट्रॉन लूजर। मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन लूजर, इनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप सोडियम देखें तो सोडियम को आप जानते हैं 281, तो ये चाहता है अपनी बैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो अंदर 8 बचेंगे, स्टेबल हो जाएगा, तो ये हमेशा Na पॉजिटिव बनाना चाहता है। ऐसे ही मैग्नीशियम देखें तो 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 28 बन जाएगा और बहुत स्टेबल हो जाएगा। तो आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज अ मेटल, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन डेफिनेशन बताने से अच्छा है कि केमिकल डेफिनेशन बताइए। दोज एलिमेंट्स विच आर गुड इलेक्ट्रॉन लूजर्स दे आर कॉल्ड एज मेटल्स। जब भी हम कहें मेटल, जैसे हम अगर कहते हैं बैट्समैन, तो आपके मन में तुरंत एक पिक्चर आती है कि सर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो बैटिंग बहुत अच्छी करता है। तो आज के बाद जब भी हम कहें मेटल तो आप तुरंत समझ जाएं सर किसी ऐसे एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज करता है। नॉन मेटल की बात करें हम लोग तो दीज आर इलेक्ट्रॉन गेनर्स, ये इलेक्ट्रॉन गेन बहुत जल्दी करते हैं, प्राप्त बहुत जल्दी करते हैं। अगर हम कुछ नॉन मेटल देख लें, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन 9 तो 27, इनकी वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज होती है, तो अगर इन्हें कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये बना लेता है 28, बैलेंस शेल कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट फुल स्टेबल हो गया। तो नॉन मेटल हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन गेनर्स। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने वाले एलिमेंट्स के बीच में प्रॉपर्टी होती है, मतलब कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स, इलेक्ट्रॉन लूजर्स एज वेल एज
गेनर्स। तो ये दोनों काम कर लेते हैं। ये जनरल बातें होगी, आगे हम लोग जानेंगे जब बॉन्डिंग वगैरह पढ़ेंगे तो ये सब काम आएगा हमारे, कि इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन सी बॉन्डिंग बन सकती है, गेन से कौन सी बन सकती है। हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट की, तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंसेस का वो टाइप है जिसमें एटम से मिलके बना होता है सब्सटेंस। ये 3 तरीके के होते हैं। अब हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, बस इसका जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है। अब कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं भाई, कंपाउंड बनेगा तो एटम से ही मिलके। अब ये एटम बताएगा कि हम आयनिक कंपाउंड बनेंगे या कोवलेंट बनेंगे। तो एटम से पूछ लो कि तुम आयनिक कंपाउंड बनाना चाहते हो या कोवलेंट कंपाउंड बनाना चाहते हो। तो जो एटम्स होते हैं वो कभी जाते हैं आयनिक बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्डिंग में जाते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग में जाते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो अगर आप बात करें कि कौन से एटम्स जो होंगे या एलिमेंट होंगे आयनिक बॉन्डिंग करेंगे और कौन कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा, तो थोड़ा सा एक जनरल जान लो कि आयनिक बॉन्डिंग में आयंस बनते हैं, आयनिक बॉन्डिंग में आयंस बनते हैं। आयंस होते हैं कैटायंस, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायंस जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तरीके आयनिक बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन लूजर और गेनर के बीच ही हो सकती है हमेशा। ये हमेशा किसके बीच होगी, इलेक्ट्रॉन लूजर्स एंड गेनर्स के बीच में हो सकती है, ना कभी 2 गेनर के बीच हो सकती है, ना कभी 2 लूजर के बीच हो सकती है। दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं तो गेन कौन करेगा, कोई नहीं, तो बॉन्डिंग कैसे होगी। और दोनों ही गेन करना चाहते हैं तो लूज कौन करेगा, तो भी बॉन्डिंग नहीं। तो इलेक्ट्रॉन लूजर कौन होते हैं, मेटल, मेटल्स। तो और इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। तो इस तरीके की बॉन्डिंग जो होगी वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगी, और हमारा बनेगा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो मेटल हमारा है सोडियम, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। नॉन मेटल है हमारा क्लोरीन एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। यहाँ पे है कंडीशन 281 और यहाँ है कंडीशन 287। तो सोडियम अपनी बैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देगा और स्टेबल हो जाएगा Na पॉजिटिव बन के। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लूज गेन कर लेगा और बन जाएगा Cl नेगेटिव और स्टेबल हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28। दोनों की बैलेंस शेल जो है कंप्लीट हो गई, तो दोनों के ऑक्टेट पूरे, दोनों स्टेबल। अब आयनिक कंपाउंड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ बॉन्डिंग। अगर हम लोग बात करें कोवलेंट बॉन्डिंग की, तो इसमें भी आपको केवल इतना ही जानना है कि कोवलेंट बॉन्डिंग में होता क्या है। तो इसमें होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयर कौन करेगा, शेयर वो करेगा जिन दोनों के पास कमी है। भाई कभी होता है कि 2 दोस्त बैठे हैं, उन्हें कोई स्टार्टअप शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, उसने कहा है मेरे पास 40 करोड़ है, तुम्हारे पास 60 करोड़ है, चलो व्यापार कर लेते हैं शेयर करके, तो टोटल हो जाता है। तो ये हमेशा बिटवीन नॉन मेटल्स होती है, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उन सभी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये शेयर कर लेते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो 2 ऑक्सीजन एटम मिलके O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, O2 मॉलिक्यूल जिसको ऐसे दिखाते हैं। क्योंकि ये ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ये 26, इसका भी 8 तो 26। आप देख सकते हैं कि दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर हम देखें कि 2 ऑक्सीजन से O2 मॉलिक्यूल का निर्माण कैसे होता है, तो एक ऑक्सीजन ये हो गया 26, इसका इलेक्ट्रॉन हम लोग क्रॉस से दिखा ले रहे हैं। दूसरा ऑक्सीजन ये भी 26, इसका क्रॉस इलेक्ट्रॉन हम लोग सर्कल से दिखा ले रहे हैं। हमें केवल बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से मतलब है, बॉन्डिंग में हमेशा बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। And sharing of electrons can take place only between the non-metals because these are electron needy, they need electrons. तो जिसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वो शेयर करेगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगी। इसके बाद हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया है, और प्योर सब्सटेंस में हमने जान लिया, प्योर सब्सटेंस में
हमारे एलिमेंट थे जो कि हमने क्लासिफाई किए थे मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट में, सबको हमने पढ़ लिया है। कंपाउंड थे, कंपाउंड को हमने क्लासिफाई किया था, कंपाउंड को हमने क्लासिफाई किया था मेनली आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में, इसे भी पढ़ लिया। इसके बाद हमें पढ़ने इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो अब हम चलते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की ओर। इम्प्योर सब्सटेंसेस, अब इम्प्योर सब्सटेंसेस को हमने आपको कहा था कि इन्हें मिक्सचर्स कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक से ज्यादा प्रकार के कण होंगे, पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पानी में सैंड मिला दी तो सैंड के पार्टिकल्स होंगे, वाटर के पार्टिकल्स होंगे। या दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें, आपने पानी में एल्कोहल मिला दिया, इथेनॉल मिला दिया, जिसे हम लोग C2H5OH कहते हैं, एथाइल एल्कोहल। तो ये दोनों ही हमारे हो गए मिक्सचर। अब मिक्सचर में एक कैटेगरी होती है कि ये दिखने में कैसा होगा, वन फेज होगा या टू फेज होगा, ये भी आप जान लें थोड़ा। मिक्सचर जो है वो वन फेज हो सकता है, दिखने में एक जैसा हो सकता है, तो हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। जैसे एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी थोड़ी थोड़ी गैसेस हैं, वाटर वेपर वगैरह हैं, लेकिन वो वन फेज है, एक जैसा दिखता है सब, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर है। और एक से ज्यादा फेज है, मोर देन वन फेज, मोर देन वन फेज, तो हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनस है। तो हेट्रोजेनस क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, पूरा एक जैसा नहीं दिखाई देगा, नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सब कुछ एक जैसा नहीं दिखाई देगा। और होमोजेनस दिखाई देता है यूनिफॉर्म थ्रू आउट, थ्रू आउट। अब मिक्सचर तो दोनों ही है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। तो अब आप समझ सकते हैं पानी में अल्कोहल मिलाया जाएगा तो होमोजेनस बनेगा, बॉन्डिंग पैटर्न एक जैसा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे दोनों और घुल जाएंगे बहुत अच्छे से, लगभग हर प्रोपोर्शन में घुल जाते हैं अल्कोहल और वाटर। तो ये हो गया होमोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर। और सैंड पानी में नहीं घुलती है, आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा, या ऑयल पानी में डाल लो तो नहीं घुलता है, तो ये बनता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर को तो फिर केवल मिक्सचर ही कहते हैं। और जो होमोजेनस मिक्सचर हो जाता है, नई चीज देखिए, नई चीज इंट्रोड्यूस होती है। होमोजेनस मिक्सचर जो होता है, होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं विलयन। तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस whose composition can, बाकी डेफिनेशन छोड़िए, आप ये समझिए कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा और जाना कि मैटर और एनर्जी आपस में कैसे इंटरकन्वर्टिबल हैं।